प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सभी का क्लास हब यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं एचटेट पीजीटी 2021 में हुआ एग्ज़ाम। हम देखेंगे सबसे पहले सीडीपी सेक्शन। जिन विद्यार्थियों ने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है वो अपनी आंसर की इसके साथ मैच करें, और जो विद्यार्थी जेबीटी और बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इसको अवश्य देखें, उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आगे आज के एग्ज़ाम में उन्हें ये बेनिफिट्स कर सकता है कि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन डाला जा सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन हैं, आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन। हम सबसे पहले सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखेंगे 1 से 30 तक, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके बिल्कुल सटीक आंसर आपको दिए जाएंगे। कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होने वाला है। निम्न में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ या बाह्य निर्धारक है? अभिरुचि की बात करें, आंतरिक है या बाह्य? अभिरुचि साइड में इंटरेस्ट लिख दिया है, ये रुचि लिखना चाहिए था हिंदी में, क्योंकि इंटरेस्ट है। अभिरुचि एप्टीट्यूड होना चाहिए। आदत, जिज्ञासा, ये तीनों जो हैं ये आंतरिक हो सकते हैं, लेकिन जो उद्दीपन की अवधि है ये बाह्य हो सकता है। तो दिए गए 4 विकल्प में से चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क के भार की बात करें तो बालकों का या किशोरों का भार लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है, अथवा मैं कहूँ 1300 से 1400 ग्राम, और बालिकाओं का भार 1200 से 1300 ग्राम के बीच होता है। तो इसलिए यहाँ बालक व बालिकाओं का कोई जिक्र नहीं है, जिसके कारण इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1200 से 1400 ग्राम रहेगा, क्योंकि बालिकाओं का 1200 से 1300 ग्राम के बीच और बालकों का 1300 से 1400 ग्राम के बीच, तो दोनों का मिलाकर के 1200 से 1400 ग्राम के बीच ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं? आत्म संप्रत्यय के आधार की बात करें तो सामाजिक भूमिकाएं भी सही है, सोशल रोल और शरीर प्रतिमा द बॉडी इमेज। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि आत्म संप्रत्यय के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आत्म संप्रत्यय समाज और स्वयं के बारे में बनने वाला कंसेप्ट होता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें और अपने आंसर जरूर मैच करें पीजीटी वाले। और आंसर मैच करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़िएगा कि आपके सीडीपी सेक्शन में क्या स्कोर बन रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें जो विद्यार्थी जेबीटी और बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चनों में मदद मिल जाए, उन्हें थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और इनको किस प्रकार से हम हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड क्या कहलाता है? तो पियाजे के आधारभूत निर्माण की बात कर रहा है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहा है। और जब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की पियाजे ने बात, इस संप्रत्यय को जीन पियाजे ने स्कीमा नाम दिया था। हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, दोनों में इसको हम स्कीमा नाम से जानते हैं, तो इसको स्कीमा नाम दिया। तो आज जेबीटी और बीएड का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एक्विलिब्रेशन आदि से भी देख करके जाएं, आप कंसेप्ट को देख करके जाएं, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट्स हो सकें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे पहला, विकास में परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल सही है, चेंजेज होते रहते हैं। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात भी ठीक है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वान्वय होते हैं, तो ये बात रोंग दी गई है। रोंग हमसे पूछा है क्योंकि हमने देखा था जो विकास के सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांतों में बात की थी कि विकास पूर्वानुमान होता है, अथवा विकास का पूर्वानुमान या विकास की भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन की जा सकती है, जबकि इन्होंने अपूर्वानुमान दे दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। और विकास में चौथा ऑप्शन व्यक्तिक भिन्नता होती है। तो दिए गए 4 विकल्पों में से 1, 2, 4 नंबर सही हैं, जबकि 3 नंबर विकास की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है,
रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? तो दिए गए चारों विकल्पों में से राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 10 कार्ड प्रयोग में लिए जाते हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोरसा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आप इसका जो आपके व्यक्तित्व के टॉपिक की बात कर रहे हैं, पीजीटी एग्जाम में व्यक्तित्व के टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज का एग्जाम देने वाले जेबीटी और बीएड वाले विद्यार्थी पर्सनैलिटी के टॉपिक से कुछ मेन टीएटी सीएटी आदि उन विधियों को एक बार अवश्य देख करके जाएं, तो किस किस ने कौन सी विधि दी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी फ्राइड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? सिगमंड फ्राइड द्वारा विकास मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं 5 बताई गई हैं। उन्हीं 5 में से हम बात करें, सबसे पहली देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में हिंदी मीडियम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इंग्लिश में देखिएगा, फैलिक स्टेज विकास की अवस्थाओं में बताया है मनोलैंगिक अवस्थाओं में सिगमंड फ्राइड के द्वारा। एनल स्टेज भी बताया गया है, ओरल स्टेज भी बताया गया है। राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, ऑटोनोमी स्टेज, या हिंदी में कहें स्वायत्त अवस्था, क्योंकि यह जीन पियाजे द्वारा नैतिक विकास की अवस्थाओं में बताई गई थी, एनेमी और ऑटोनोमी, और बाकी तीनों सिगमंड फ्राइड द्वारा मनोलैंगिक साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर बताई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत को भी आज वाले विद्यार्थी अवश्य देख करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार होता है? तो मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि प्रसार 36 से 51 राइट आंसर रहेगा, 36 से 51 के बीच होता है। तो मानसिक मंदता के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी प्रीवियस स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन डला था, हो सकता है आगे आने वाली आपकी इन शिफ्टों में भी जेवीटी और बीएड वाली शिफ्टों में डल सकता है, हो सकता है वहाँ पे निम्न और उच्च पूछा जाए, यहाँ मध्यम पूछा गया है। तो ये सारणी भी मैंने आपको करवाई हुई है सिलेबस के अंदर, तो उसको भी अवश्य देख करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह दृष्टिकोण किसका है, अथवा यह दृष्टिकोण सर्वोत्तम व्याख्या किसने की है? तो ये कंसेप्ट आपका जीन पियाजे के द्वारा ये बताया गया। जीन पियाजे ने ही कहा था कि पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जा सकती है। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन जीन पियाजे रहेगा। तो आप जीन पियाजे, वाइगोर्स्की, सिगमंड फ्राइड और कोहलबर्ग, इनकी थ्योरीज को जरूर देख करके जाइएगा। आज एग्जाम देने वाले विद्यार्थी जीन पियाजे, वाइगोर्स्की, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को देख के जाइएगा, और कोहलबर्ग, और इसके अलावा आप ब्रोनफेन, ब्रेनर और लर्निंग के से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ मेन टॉपिक्स को, 2-4 टॉपिक्स को थोड़ा सा फास्ट रिवीजन उनका लेकर के जाइएगा। जो विद्यार्थी आज एग्जाम देने वाले हैं वो लेवल 1 या लेवल 2, लेवल 3 एग्जाम हम देख रहे हैं जो पीजीटी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? समायोजन के प्रत्यक्ष तरीके की बात करें तो समायोजन एडजस्टमेंट में हमने देखा था, दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, असमायोजन, समायोजन के अप्रत्यक्ष तरीके हैं, जबकि दिए गए विकल्प में ऑप्शन थर्ड प्रत्याहार या आज्ञाकारिता, दिए गए विकल्पों में से प्रत्याहार की बात करें तथा आज्ञाकारिता की बात करें तो ये आपका स्टिक आंसर रहेगा, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तरीका है और बाकी तीनों दमन, प्रतिगमन और युक्तिकरण अप्रत्यक्ष तरीके दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, निम्न में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? पार्श्व स्थानांतरण, क्रमिक स्थानांतरण, स्थिर स्थानांतरण एक प्रकार के धनात्मक, सकारात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफर के ही पार्ट हैं, जबकि शून्य स्थानांतरण अलग से दिया गया है, क्योंकि मुख्यतः हमने अधिगम में स्थानांतरण को 3 भागों में विभाजित किया था, धनात्मक, नकारात्मक और शून्य। शून्य यहाँ पर धनात्मक का प्रकार नहीं है, यह स्थानांतरण का अलग से प्रकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है,
निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण या सहायक नियम है? तो आपको थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए मुख्य नियम जरूर पता होने चाहिए। मुख्य नियम जरूर पता होने का मतलब है यानी कि पी, टी और ए। मुख्य नियम पता होने का मेरा मतलब देखिएगा क्या है। मुख्य नियम पता होने का मतलब है पी, टी और ए। पी से प्रभाव का नियम, टी से तत्परता का नियम, पी से मैं बात करूं प्रभाव का नियम, टी से मैं बात करूं तो तत्परता का नियम, ए से मैं बात करूं तो अभ्यास का नियम। तो आपको मुख्य नियम जरूर पता होने चाहिए, ये ट्रिक्स दिमाग में रखिएगा। पी टी ए, पी से प्रभाव, टी से तत्परता का नियम, ए से अभ्यास का नियम। तो दिए गए थॉर्नडाइक द्वारा तीनों मुख्य नियम पी टी ए पता हैं और 5 थॉर्नडाइक ने गौण नियम दिए थे बी ए एम सी ए। यहाँ पर दिए गए 4 विकल्पों में से राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि मानसिक वृत्ति का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया गौण नियम था। तो 3 मुख्य नियम इसमें सुझाए गए हैं 4 विकल्पों में और एक गौण या सहायक नियम या सेकेंडरी रूल भी इसको बोला जाता है। और पहले तीनों को तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, इनको प्राथमिक या प्राइमरी रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो गौण या सहायक नियम ऑप्शन थर्ड मानसिक वृत्ति का नियम। इसे हो सकता है अगली शिफ्टों में मानसिक विन्यास का नियम लिख दे तो भी यही गौण नियम रहेगा, या अभिवृत्ति का नियम भी इसे लिखा जा सकता है। तो थॉर्नडाइक के नियमों को भी अवश्य देख करके जाइएगा। जेवीटी और बीएड का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हो सकता है क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंगर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा था। आशा राधा से सुंदर है, इस ट्रिक्स को याद रखिएगा। हो सकता है अगले भाग में भी स्प्रेंगर पूछा जाए। आ से आर्थिक प्रवृत्ति वाले, इसका मतलब आर्थिक प्रवृत्ति वाले तो स्प्रेंगर ने सुझाए हैं। रा से, जैसे मैंने कहा आशा राधा से सुंदर है, आ से आर्थिक प्रवृत्ति वाले होंगे, सा से सामाजिक प्रवृत्ति वाले, रा से राजनैतिक प्रवृत्ति वाले, धा से धार्मिक प्रवृत्ति वाले, से सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले और सुंदर से सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति या सौंदर्यात्मक ही कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन डाला गया कलात्मक। एक ही बात है, कलात्मक प्रवृत्ति वाले कहे या सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले। तो 6 उन्होंने आशा राधा से सुंदर है स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर 6 भाग बताए, जो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको 6 के नाम गिनवाए हैं। इन्हीं में से 6 में से सुडोल का ही इनके द्वारा नहीं सुझाया गया और नहीं में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर सुडोल का है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आगे आने वाला जेबीटी और बीएड का एग्जाम देने वाले हैं, पीजीटी में बहुत से क्वेश्चन सीडीपी सेक्शन के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर और पेडागोजी के अंदर आपके नहीं वाले क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं वाले क्वेश्चनों में 2 बार सोचना है, ध्यान से करना है। कई बार हम नहीं को ना देख करके आंसर गलत टिक कर बैठते हैं, तो नहीं वाले काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? अच्छी स्मृति के लक्षणों की यदि हम बात करें, तीव्रता बिल्कुल अच्छी स्मृति का लक्षण है, शुद्धता भी अच्छी स्मृति का लक्षण है, सही सामग्रियों का सही समय पर स्मरण भी अच्छी स्मृति का लक्षण है, जबकि औसत धारण अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। एवरेज, क्योंकि अच्छी स्मृति पूछा है और यहाँ एवरेज दिया गया है, औसत दिया गया है, सामान्य दिया गया है, तो औसत धारण अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है, जबकि बाकी विकल्पों में अच्छी स्मृति के लक्षण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? फिर देखिएगा, क्वेश्चन नहीं से पूछा गया है। न्यूनतम परिवर्तन की विधि या सीमा की विधि बिल्कुल आपकी मनोभौतिक विधि है। बात करें स्थिर उद्दीपक की विधि, तो ये भी मनोभौतिक विधि है। औसत अथवा मध्य त्रुटि की विधि, ये भी मनोभौतिक विधि है। तो हो सकता है अगले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कौन सी मनोभौतिक विधि है, तो याद रखिएगा ये 3 मनोभौतिक विधि हैं। कौन कौन सी मनोभौतिक विधि? सीमा की विधि, उद्दीपक, स्थिर उद्दीपक की विधि और त्रुटि की विधि। तो 3 तो आपकी मनोभौतिक विधि हैं, इसके अलावा कोई भी मनोभौतिक की विधि नहीं है। तो दिए गए 4 विकल्पों में से फोर्थ ऑप्शन व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन मनोभौतिक विधि नहीं है। हो सकता है अगले एग्जाम में कौन सी मनोभौतिक विधि है ऐसा पूछ लिया जाए, तो एक ऑप्शन तो पहले दूसरे
और तीसरे ऑप्शन में से, और 3 ऑप्शन कुछ गलत डाल देगा। तो इसमें गलत क्या डाला गया है, 4th ऑप्शन डाला गया है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं वाला था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। प्रवाहिता सृजनात्मकता के तत्वों में काउंट किया गया था, लचीलेपन को सृजनात्मकता के तत्वों में काउंट किया गया था, मौलिकता को सृजनात्मकता के तत्वों में गिना गया था, जबकि दिए गए सेकंड ऑप्शन में उद्भवन को सृजनात्मकता का तत्व नहीं माना गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या दिया गया है, क्वेश्चन है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया था। तो आपको यदि पुस्तक में इस प्रकार के जब क्वेश्चन आ जाएं कि आपको पुस्तक का नाम नहीं पता है, तो ये तो साफ साफ पता होगा व्यक्तिगत विभेद, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में दिए गए 4 मनोवैज्ञानिकों में से केवल और केवल फ्रांसीसी गाल्टन ने ही चर्चा की थी। तो हो सकता है वो पुस्तक उसी की हो, और यहाँ मैं कंफर्म कर दूं बिल्कुल हेरिडिटी जीनियस। कई बार मैंने इसको ऑफलाइन बैचेज में भी कई बार इनकी चर्चा की है। जो हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिगत विभेद के बारे में बताया है वो सर फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा ही बताया है। कई बार जब ऐसा कन्फ्यूजन में आप आ जाएं कि ये पुस्तक किसकी ये ना पता हो, तो आपको आइडिया लगाना हो तो आइडिया इस प्रकार लगाइए, जैसे मैंने कहा व्यक्तिगत विभेद के बारे में दिए गए 4 विकल्पों पर जाया करो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आलपोर्ट, बिगी एंड हंट, जीन प्याजे आदि के द्वारा चर्चा नहीं की गई, बल्कि फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा व्यक्तिगत विभेद पर चर्चा की गई थी, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में चर्चा हुई थी। तो राइट आंसर बिल्कुल कंफर्म 4 ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, ये इन्हीं की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मॉडलिंग बिल्कुल बंडूरा के सिद्धांत से संबंधित है, अनुकरण बंडूरा के सिद्धांत से संबंधित है, अवलोकनात्मक अधिगम बंडूरा के सिद्धांत से संबंधित है, और बंडूरा के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं। दिए गए 4 विकल्पों में से सेकंड ऑप्शन एडेप्टेशन या अनुकूलन बंडूरा के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह संप्रत्यय जीन प्याजे द्वारा प्रयोग किया गया था, और बाकी 3 संप्रत्यय मॉडलिंग, अनुकरण, अवलोकनात्मक, ये 3 संप्रत्यय बंडूरा द्वारा प्रयोग किए गए थे। क्वेश्चन नहीं वाला होने के कारण कौन सा नहीं है, तो 1, 3 व 4 तो बंडूरा द्वारा सुझाए गए, जबकि विकल्प सेकंड दूसरा ऑप्शन अनुकूलन जीन प्याजे द्वारा सुझाया गया था। अब यदि यहाँ पर हम बात करें अनुकूलन के बारे में और इसके बारे में, देखिएगा यहाँ बंडूरा के बारे में, बंडूरा के बारे में बात करें तो याद रखिएगा बंडूरा के सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है, इसी को सिद्धांत को अनुकरणात्मक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है, इसी के सिद्धांत को मॉडलिंग प्रक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, इसी के सिद्धांत को जीवित जोकर का सिद्धांत कहा जाता है, इसी के सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी के सिद्धांत को जीवित जोकर, बोबोडोल, ये आपको अनेकों नाम याद रखने हैं। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी बच्चों के ऊपर, और उसी से सिद्ध किया था कि कैसे कैसे बच्चे समाज के लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बंडूरा के कंसेप्ट को जरूर देख के जाएं। बंडूरा के कंसेप्ट को जीन प्याजे, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। सीधी सी बात है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन भविष्य में भी आ जाए और आपको आंसर नहीं पता हो कि ये परिभाषा किसकी है, देखिएगा मैं आपको मेथड बताता हूँ। मनोविज्ञान को धनात्मक विज्ञान सोचिए किसने कहा होगा, उन्हीं मनोवैज्ञानिकों ने कहा होगा जो व्यवहारवाद से जुड़े होंगे, जो व्यवहारवाद से संबंध रखते होंगे। व्यवहारवाद से संबंध रखने वाले या व्यवहार का विज्ञान मानने वालों में से 4 ऑप्शनों पे जाइएगा। विलियम जेम्स, मैक्स वर्दीमर, सर फ्रांसीसी गाल्टन व्यवहारवादी नहीं थे। 4 विकल्पों में से केवल एक ही सर विलियम मैकडूगल ही व्यवहारवादी थे। मान लो ये मैं तब मेथड बता रहा हूँ जब होने वाले एग्जाम में आपको परिभाषा ना पता हो, तो थोड़ा सा दूसरे मेथड से उसको सोचिएगा कि व्यवहारवादी कौन थे, क्योंकि धनात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, तो मनोविज्ञान को किसने कहा है, व्यवहारवादियों ने ही कहा है। और व्यवहारवादियों में से 4 ऑप्शनों में केवल एक ही व्यवहारवादी हैं। लेकिन मैं कंफर्म कर दूं ये बात इन्हीं के द्वारा, विलियम मैकडूगल के द्वारा ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है आपका, सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फिक व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या सुझाया है। सेल्डन ने, देखिएगा सेल्डन की यदि मैं बात करूं, सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तियों को बांटा था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। और उनमें यदि हम बात करें, सेल्डन ने जो व्यक्तित्व के शारीरिक संरचना के आधार पर 3 भाग बताए थे, उन्हीं में से एंडोमॉर्फिक को 7:1:1 के अनुपात में रखा था। हो सकता है अगली शिफ्टों में आपसे मेसोमॉर्फिक का रेशियो पूछ लिया जाए। मेसोमॉर्फिक का रेशियो 1:7:1 दिया गया था। हो सकता है एक्टोमॉर्फिक का रेशियो पूछ लिया जाए, उनका रेशियो 1:1:7 बताया गया था। तो एंडोमॉर्फिक का रेशियो पूछा गया है, तो एंडोमॉर्फिक का रेशियो आप ध्यान रखिएगा, इनका रेशियो 7:1:1 सुझाया गया था। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो व्यक्तित्व की बात करें, इन्होंने शील गुण प्रकार सिद्धांत बताया। तो दिए गए 4 विकल्पों में से सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मुर्रे द्वारा टीएटी का निर्माण किया गया था। टीएटी में इन्होंने 30 कार्डों का जिक्र किया था। प्रारंभ में कुल 31 कार्ड थे, बाद में इन्होंने एक कार्ड हटा दिया था, तो टोटल 30 कार्डों की संख्या रखी गई थी। तो व्यक्तित्व से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। व्यक्तित्व अथवा पर्सनैलिटी के टॉपिक को अगली शिफ्ट वाले विद्यार्थी अवश्य देख करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत सत्र में आती है। उत्तर रूढ़िगत सत्र का क्वेश्चन पूछा है, अथवा पश्च परंपरागत सत्र में कह सकता हूं, अथवा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल भी मैं इसे बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पहला दिया गया है दंड एवं आज्ञाकारिता। यह देखिएगा कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट जो दिया था, वो 3 भागों में कोहलबर्ग ने विभाजित किया था। कौन कौन सा? परी कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हिंदी में नाम अलग आ जाए तो इंग्लिश मीडियम में जरूर देखिएगा, कन्फ्यूजन पैदा आपको नहीं होगी। दंड एवं आज्ञाकारिता, पुनिशमेंट एंड ओबीडेंस की बात करें तो यह कोहलबर्ग के द्वारा कौन सी अवस्था में बताया गया था, अथवा कौन से सत्र में रखा गया था? इसको पहले सत्र में रखा गया था, प्री कन्वेंशनल लेवल में। बात करें उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय, नाइस गर्ल को कोहलबर्ग के द्वारा सेकंड सत्र में रखा गया था, अथवा नैतिकता के सत्र में रखा गया था, या मोरल डेवलपमेंट में रखा गया था। और यदि बात करें, सॉरी, कन्वेंशनल लेवल में रखा गया था। मोरल डेवलपमेंट की तो सारी ही बातें हैं। कानून और सामाजिक व्यवस्था, इसको भी कोहलबर्ग के द्वारा सेकंड लेवल में ही रखा गया था, अथवा कन्वेंशनल में। जबकि दिए गए 4 विकल्पों में से सामाजिक अनुबंधन, या मैं कहूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट आंसर, क्योंकि इसे कोहलबर्ग के द्वारा उत्तर रूढ़िगत सत्र या पश्चिम रूढ़िगत सत्र या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में रखा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दिए गए 4 विकल्पों में से राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की के टॉपिक को भी अवश्य देख करके आपको जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। देखिएगा 3 प्रकार के जो व्यक्तित्व, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी सुझाए गए, उन्हीं में यदि मैं बात करता हूं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, ये उसकी विशेषता होती है। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं वाला पूछा गया है, तो आत्म केंद्रित उसकी विशेषता होती है। यदि मैं बात करूं अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन रहते हैं, तो बिल्कुल अपने में ही वो लीन रहते हैं, ये भी अंतर्मुखी की विशेषता है। तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाले, ये भी अंतर्मुखी की विशेषता है। जबकि आशावादी बहिर्मुखी की विशेषता है। दिए गए 4 विकल्पों में से आशावादी बहिर्मुखी की विशेषता होगी, तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है। उन ज्ञान अथवा कौशल का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए, अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए, क्या कहलाएंगे? तो साफ साफ राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है। तो
तो दिए गए चार विकल्पों की बात करें, नहीं का क्वेश्चन पूछा गया है। किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्तित अवस्था है, बिल्कुल सही है। दिए गए सेकंड ऑप्शन पे बढ़ते हैं, किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तित्व की स्थिति होती है, तो ये बात भी सही है। किशोरावस्था वयस्का की दहलीज होती है, ये भी सही है। किशोरावस्था वास्तविकता का समय होता है, ये बात गलत है, क्योंकि किशोरावस्था वास्तविकता का समय ना होकर के किशोरावस्था दिवास्वप्न व कल्पनाओं का बाहुल्य होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर गलत वाला पूछा है, कौन सी किशोरा की विशेषता नहीं है ये पूछा गया, तो राइट आंसर क्या रहेगा, किशोरावस्था वास्तविकता का समय होता है, ये इसका राइट आंसर नहीं में क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की पांचवी अवस्था कौन सी है। तो एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की पांचवी अवस्था हमसे पूछी गई है। पहला है परिश्रम प्रियता बनामहीनता, दूसरा पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, प्रगाढ़ता बनाम विलगन, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता। ऐसे क्वेश्चनों में भी आप इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन को देखिए, हिंदी में कई बार अलग अलग नाम डाल दिए जाते हैं। ऐसे में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ये पांचवी अवस्था बताई गई थी, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिएगा, जिसके राइट आंसर की यदि मैं बात करूं, दोबारा टिक कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, आपको ये ध्यान रखना है। और एरिक्सन की आप सभी स्टेजेस को देख करके एक बार अवश्य जाइए, यदि आपका नेक्स्ट एग्जाम है तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। देखिएगा, व्यक्तित्व से ही क्वेश्चन उठा है। व्यक्तित्व में हमने दो प्रकार की प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियों की बार बार हमने चर्चा की है। जो प्रक्षेपी विधियां हैं प्रोजेक्टिव मेथड से हैं। प्रक्षेपी विधियों की बात करें, प्रक्षेपी विधियों में अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं, सारी की सारी जितनी भी आपकी टीएटी, सीएटी, एससीटी आदि हैं, ये सभी अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं। जबकि बात करें जो आपकी प्रक्षेपी के अलावा अप्रक्षेपी विधियां हैं, अप्रक्षेपी विधियां सारी की सारी प्रत्यक्ष विधियां होती हैं। दिए गए चार विकल्पों में से आपकी प्रश्नावली, चेकलिस्ट और साक्षात्कार ये आपकी प्रत्यक्ष विधियों के पार्ट हैं। जबकि एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट या सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक, वाक्य पूर्ति तकनीक अप्रत्यक्ष विधि का पार्ट है। दिए गए चार विकल्पों में से राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। संवेगात्मक स्थिरता, बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन ही रहेगा। क्वेश्चन नहीं वाला पूछा है, और नहीं में यदि हम बात करें, किशोरावस्था में संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, इमोशनल संवेगात्मक स्थिरता किशोरावस्था के बालकों में नहीं पाई जाती। विरोधी मानसिक दशाएं बिल्कुल पाई जाती हैं, विरोधाभास की अवस्था भी इसे कहा जाता है, विरोधी विचार भी इसमें उत्पन्न होते हैं, तो विरोधी मानसिक दशाओं की अवस्था है। व्यवसाय चुनाव की चिंता रहती है, वीर पूजा की भावना इसमें पाई जाती है। तो दिए गए चार विकल्पों में से 2, 3 व 4 नंबर किशोरावस्था की विशेषता हैं, जबकि संवेगात्मक अस्थिरता किशोरावस्था की विशेषता होती है। और दिए गए चार विकल्पों में संवेगात्मक स्थिरता किशोरा की विशेषता नहीं है। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स और हाउसेज का बहुवचन हाउस का बहुवचन हाउसेज, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थियों ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज कर दिया। देखिएगा, यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है। जब अधिगम के अंतरण की बात करूं या स्थानांतरण की बात करूं, ट्रांसफर की, जब आपका एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह ना तो नेगेटिव इफेक्ट डाले ना ही पॉजिटिव, वह रहेगा शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर। और यदि मैं बात करूं वो उसको आगे चलकर फायदा पहुंचाए, वो उसको मदद करे, तो वो रहेगा धनात्मक। और यदि वो फायदा ना पहुंचा करके बल्कि उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाले, नकारात्मक प्रभाव डाले, उस पर ऐसा असर डाले जो नुकसान कर रहा हो, तो वो रहेगा ऋणात्मक अंतरण। तो यहाँ देखिएगा, साफ साफ कहा गया है, एक बच्चे के द्वारा टीचर ने
पेन को पेन्स कहा, इसी प्रकार हाउस को हाउसेज, और ऐसा मान करके बच्चे के माइंड में एक अवधारणा बन गई कि माउस भी माउसेज होता होगा बहुवचन। तो इसीलिए ये वो सीखा हुआ ज्ञान अब बच्चे को नुकसान कर गया। तो यह कौन सा अंतरण कहलाएगा? ऋणात्मक प्रकार का अंतरण कहलाएगा। तो सेकंड ऑप्शन नेगेटिव ट्रांसफर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार पूछा गया है। देखिएगा है आपका, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन 1 नंबर हमारा छूट गया था, बाकी 2 से लेकर के 30 तक हमारे क्रम में थे। ये क्वेश्चन हमारी स्लाइड में पीछे चला गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एडलर के द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? तो व्यक्तित्व विकास में जीवन शैली के प्रकार की यदि मैं बात करता हूँ, व्यक्तित्व के प्रकार में एडलर ने 4 टाइप्स बताई हैं। 4 टाइप्स की बात करें तो उन्होंने देखिएगा यहाँ पर आलसी टाइप अथवा लेजी टाइप बिल्कुल नहीं बताया है। उनकी यदि मैं बात करता हूँ तो उन्होंने रूलिंग टाइप, गो गेटिंग टाइप, एस्केपिंग टाइप और सोशल टाइप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, रूलिंग टाइप इनके द्वारा सुझाया गया है, गो गेटिंग टाइप एडलर के द्वारा सुझाया गया, एस्केपिंग टाइप भी एडलर के द्वारा सुझाया गया है, और चौथा इन्होंने सोशल टाइप बताया था। तो दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प इसमें दिए गए हैं, और चौथा लेजी टाइप जो दिया गया है, आलसी टाइप, ये है किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व का एडलर ने प्रकार नहीं बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाली है, और जो विद्यार्थी अभी लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और इसको देख करके अवश्य जाना है आपको। और जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दे लिया है वो विद्यार्थी एक बार इससे CDP सेक्शन की आंसर की ज़रूर मैच करें। और मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है, यह है आपकी 99% बिल्कुल एक्यूरेस, इसमें 99% की एक्यूरेसी आपकी रहेगी। बिल्कुल सटीक आंसर मैंने आपको सुझाए गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़िएगा आपके कितना स्कोर बनता है। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम का सलूशन भी हम आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।